Partners Kautilya Academy, Indore, IAS, IPS, MPPSC, Royal Ratan by Sacha Moti, Oxford International College, Indore, ORO Real Estate Private Limited. Build a better tomorrow. Brand partner आज समाज. माहौल जरूरी होता है. मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं उन किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है. इंदौर आईजी हैं, सिवान के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश को अपना घर बना लिया और मध्य प्रदेश में रहते हुए न जाने कितनी पोस्टिंग्स में कितने ही अपराधियों और आरोपियों का सिरदर्द बने रहे. हरिनारायण चारी जी मिश्र मेरे साथ में मौजूद हैं. सर, एक बार फिर इस मंच पर कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आपका बहुत बहुत स्वागत. और आज हम जो बात करेंगे वो है सीधे जनता के सरोकार की. पिछले एपिसोड में जब मैं आपसे बात कर रहा था उस वक्त मैंने बात कहा था कि एक एपिसोड और बनेगा सर जी. और बड़े सारे किस्से होते हैं, बड़ी सारी चीजें हैं जो सुनना चाहता हूं. लेकिन आज जिस सरोकार की बात हम कर रहे हैं वो है सर सबसे पहले जनता को लेकर पुलिस का रवैया या पुलिस का जो रुख है वो किस तरह का है. सबसे पहले आपको धन्यवाद इस मंच पर बुलाने के लिए. जहां तक कोई भी पुलिस जनता के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है. मुख्य तौर पर किसी भी संस्था का जब हम इवैल्यूएशन करते हैं, आजकल जो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए कंसेप्ट में जो हम बातें करते हैं, तो किसी भी संस्था का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो आज स्टेक होल्डर्स की धारणा कि कौन कौन लोग उससे संबंधित है और उनकी क्या धारणा है. तो निश्चित तौर पे पुलिसिंग के इस दौर में, इस नए दौर में पुलिस के प्रति जनता का क्या नजरिया है, पुलिस किस तरह से व्यवहार करती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और पूरी तरह से पुलिस के प्रति पुलिस की धारणाएं है, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे या बाकी भी पुलिस की जो कार्रवाइयां रही, यहाँ भी हम लोगों ने जो लगातार कार्रवाइयां की हैं, उसके पीछे एकमात्र मकसद ये है कि जो असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी हैं, उनके प्रति पुलिस अत्यंत कठोरता से, शक्ति से, तत्परता से, प्रतिबद्धता से कार्रवाई करे. और जो आम व्यक्ति है वो सहजता से, जो कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है उसकी पुलिस की कार्रवाई से कानून में आस्था दृढ़ हो, वो सहजता से, सरलता से मिल सके. और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्रवाइयां की गई हैं. उन सारे मुद्दों को, उन तमाम मुद्दों को, जो मुद्दे आम जनता को प्रभावित करते थे, वो मुद्दे जो सीधे आम जनता के कानून में आस्था पर प्रहार करते थे, वैसे सारे मुद्दों को पुलिस ने बड़ी सख्ती से लिया है, एक चुनौती के रूप में लिया है, लगातार कार्रवाई की है. जहां तक जनता से कनेक्टिविटी की बात है, हर मुद्दे पर, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कार्यालयों के माध्यम से, चाहे विभिन्न तरीके के अनौपचारिक मंच के माध्यम से, बहुत सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से, चूंकि अभी साइबर तकनीक का जमाना है, हर माध्यम से पुलिस ने जुड़ने की कोशिश की है. और इसी का परिणाम है कि लगातार आप अगर देखेंगे तो जो गंभीर अपराध हैं उनमें लगातार कमी आई है. लोगों की कानून में, और जो आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कानून में जिनकी आस्था है, उनकी आस्था लगातार दृढ़तर हुई है. सर, आपने जिक्र किया कि पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर. चैलेंज इस बात का है कि पुलिस भले हाईटेक हुई है लेकिन जो आरोपी है या जो अपराधी हैं वो भी बड़े हाईटेक होते जा रहे हैं. साइबर क्राइम के हम मामले देखते हैं तो साइबर क्राइम में हम देखते हैं कि ठगी के नए नए तरीके निकाल लिए गए हैं. सर, इन पॉइंट्स पर आप किस तरीके से क्रैकडाउन करते हैं? व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट यू हैविंग? आर यू रियली इक्विप्ड? आपके पास में इक्विपमेंट्स पूरे हैं? आपके पास में पूरी संसाधन है? पिछले 1000 सालों में दुनिया में जितने परिवर्तन हुए हैं उससे ज्यादा परिवर्तन तकनीक के कारण 100 सालों में हुए. और 100 सालों में जितने परिवर्तन हुए उससे ज्यादा परिवर्तन पिछले 10 सालों में तकनीक के कारण हुए. और इस तकनीक ने न सिर्फ अपराध को बदला है, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक ढांचा, अपराध करने का तरीका, हर नजरिए में कहीं ना कहीं उसने ये अंतर लाया है. आपने बिल्कुल सही कहा. अगर हम पिछले लॉकडाउन के दौर की बात करें, क्योंकि पिछले जो 7-8 महीने थे वो इस तरीके के थे कि सारी चीजों पर एक नए सिरे से सोचने की जरूरत पड़ी. उस दौर में हर तरह के अपराध गिरे, क्योंकि पारिवारिक सामाजिक स्थितियां ऐसी थी कि लोग घरों में बंद थे. इस तरह की स्थितियां हमारी पूरी जिंदगी में कभी नहीं थी, अभूतपूर्व थी. लेकिन उस दौरान जब हुआ तो एक तरह के अपराध में भारी इजाफा हुआ, न सिर्फ यहां बल्कि देश के हर शहर में, और वो साइबर क्राइम था. उसमें साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों के भरोसे और सोच का फायदा उठाया. यानी कि मान लीजिए कि अगर
हम लॉकडाउन के लिए पास की जरूरत पड़ रही तो उसी को लेकर के फोन आ जाएगा। बिल्कुल। या अगर मान लीजिए कि कुछ अगर हमारा इनकम टैक्स का जारी होने वाला है, उसी के लिए आ जाएगा कि आपको कुछ उसके लिए ओटीपी जाएगा और ओटीपी आप बता दें। बेशक। एक कुछ केसेज ऐसे आए थे जिसमें व्यक्ति को बताया गया कि आपका कुछ पैसे आपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा क्या, अपने एटीएम कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा क्या। व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं खरीदा। उसने बोला कि देखिए, आपका पैसा गलती से आपके खाते से डिडक्ट हो गया है, आपको तुरंत उस पैसे को आपके खाते में भेजना है। उसने बोला कि कैसे करेंगे, तो मैं बैंक से बोल रहा हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो बोले कि कैसे आप मदद करेंगे। बोले कि तुरंत पैसा, चूंकि इसके पहले कि वो चला जाए उस व्यक्ति के खाते में और डिडक्ट हो जाए, आप तुरंत एक ओटीपी बताइए ताकि मैं तत्काल वेरीफाई कर सकूं कि आप वही बोल रहे हैं, बैंक का नंबर यही है, और मैं तत्काल आपके खाते में वो पैसा डाल सकूं। उस व्यक्ति ने सोचा कि बैंक से बोल रहा है, हमारे लिए चिंतित है। उसने तत्परता से अपना वो ओटीपी बताया कि हाँ ये है, और तत्काल हमारा पैसा जो है डिपॉजिट करिए। जैसे ही उसने ओटीपी दिया, उसके खाते से 50,000 रुपए डिडक्ट हो गए। यानी कि आप जो सोच रहे होते हैं कि हमारी मदद करने आए, और वो व्यक्ति इस तरह से पीछे से वार कर देता है। तो इस तरह की चीजें जो है साइबर क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और ये एक बड़ी चुनौती है। जहां तक साइबर क्राइम की चुनौती की तैयारी की बात है, यहां पर निश्चित तौर पे समस्या का स्वरूप काफी बड़ा है। इसमें अगर हम दो तीन तरीकों में साइबर क्राइम की भी बात बताना चाहूंगा कि जो खास एरियाज हैं जहां पे इस तरह के क्राइम्स होते हैं, और क्योंकि दर्शक भी समझना चाहेंगे, और ये टिप्स अगर होंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी दर्शकों के लिए। 2-3 तरीके के ऐसे साइबर क्राइम्स हैं जो आम आदमी को प्रभावित करते हैं और सबसे ज्यादा तरीके से प्रभावित करते हैं। एक जो आम तरीका है, एक कोई व्यक्ति OLX जैसे साइट पे आपको 1 लाख का मोबाइल 10,000 में देगा, 10 से 15,000 में, और उस वेबसाइट पे उसके परिचय के रूप में उस व्यक्ति का कोई यूनिफॉर्म फोटो होगा। वो अपने को किसी अर्धसैनिक बल का, किसी पुलिस का, किसी मिलिट्री का, किसी न किसी व्यक्ति का आइडेंटिटी देगा। सामान्यतः लोगों को लगता है कि हो सकता है कोई यूनिफॉर्म बताता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूं, कोई मुसीबत है, तत्काल मुझे पैसे चाहिए। हम उस पैसे को जमा करते हैं और उसके बाद तत्काल वो व्यक्ति गायब हो जाता है, और इस तरह के वो हजारों लोगों के साथ प्रतिदिन करते हैं। इसमें पाया गया कि एक राजस्थान के टोंक के आसपास का एक गैंग है जो पूरे देश में इस तरह की वारदात कर रहा है। हम लोगों ने पिछले साल इस गैंग को पकड़ा भी था, लेकिन इसकी काफी ज्यादा इस तरह की शिकायतें, और हम लोगों ने एक स्पेशल यूनिट बनाई है। यहाँ का जो क्राइम ब्रांच है उसमें स्पेशल इस तरह के क्राइम के लिए यूनिट बनाया गया है, जो टीमें बार बार जा रही है, और उसमें कुछ और गैंग पर हम लोग जल्द ही उसमें और कुछ खुलासा करेंगे। इसी तरह के जो साइबर क्राइम से अलग अलग एक दूसरा तरीके का जो काफी मामले आए हैं, मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा बजाय नाम लिए उसमें कौन है। एक दिन कार्यालय में एक महिला जो रिटायर हो चुकी थी, किसी जॉब में थी, उन्होंने कहा कि मैं शिकायत को नहीं बता सकती क्योंकि और भी लोग थे। उन्होंने इंतजार किया कि जब मैं अकेले में अपनी कुछ ऐसी समस्याएं बताना चाहूंगी। उन्होंने बताया तो उसमें उनके पास 10 दिन पहले एक व्यक्ति का फेसबुक रिक्वेस्ट आया था। वो रिटायर होकर घर पे थी, उनके पति नहीं थे, बच्चे जॉब करते थे। उन्होंने फेसबुक रिक्वेस्ट आया जिसमें उनसे कोई व्यक्ति जो लंदन का बताता था उनसे बात करने लगा। धीरे धीरे बात करते करते उसने बताया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो भारत आना चाहता है और कुछ इनको पैसे देना चाहता है। इन्होंने मना किया, लेकिन इसके बावजूद जैसा कि उन्होंने बताया कि उसके बाद उसमें उनको एक कस्टम के पास एक बड़ा सा कुछ वहां से कुरियर आ जाता है, और उस कुरियर के आधार पे एक व्यक्ति ने फोन किया कि ये जो कुरियर का जो सामान है इसमें आपको चूंकि अनऑथराइज्ड तरीके से इसमें डॉलर्स रखे हुए हैं, इसमें आपको कस्टम कितने पैसे लगेंगे। इन्होंने धीरे धीरे करके इनके खाते से लगभग 8 लाख रुपए ले लिए गए। बाद में उनको इस बात का आभास हुआ कि एक ठगों का जब उन्होंने बताया तो पूरा पैटर्न देखा, एक गैंग है जो इस तरह के दिल्ली में, और कुछ उसके बारे में और भी जानकारियां हैं। तो उसके बारे में जानकारियां लगी, आने वाले दिनों में उसका भी खुलासा हो जाएगा अगले 8-10 दिनों में। लेकिन ये एक पूरा गैंग था, और स्थिति ये थी कि सामाजिक स्थिति की वो उस घटना का परिवार में भी जिक्र नहीं कर सकती है। बेशक परिवार में जिस तरह की स्थिति है, जो उनकी सामाजिक स्थिति है, जो उनकी उम्र है, इसके कारण इस तरह की चीजों को परिवार में एक स्वाभाविक तौर पर जिक्र नहीं कर सकती है कि इस उम्र में फिर तमाम घर में लोग अलग अलग सवाल करेंगे। तो इस तरह की चीजों के लिए निश्चित तौर पर चुनौती बढ़ी है साइबर क्राइम को लेकर के, और हम लोगों के पास एक ऐसी टीम है, मजबूत टीम है, जिसमें लगातार काम कर रही है। ऐसे कई बड़े बड़े गैंग्स जो कि देश के अलग अलग भागों में हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, उन पर कार्रवाइयां भी की हैं, और लगातार इसके लिए हम लोग सक्रिय। क्योंकि सर जी मनु सर, मिश्रा जी, चूंकि पुलिस में जो सबसे बड़ी चीज होती है इन्वेस्टिगेशन,
और आप मध्य प्रदेश के उन कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपनी एक छाप और पहचान छोड़ी है। कोई भी केस जब आता है तो आप जिज्ञासा से पीछे लग जाते हैं और मुझे उस केस की जानकारी है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे केसेस मध्य प्रदेश में आपने सॉल्व किए हैं कि अगर उनकी किताब बनाई जाए तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय किताब मध्य प्रदेश के इन्वेस्टिगेशन पे होगी। जबलपुर का ही एक ऐसा केस रहा है। उस केस में एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है और वो बनती हुई रोड के नीचे दबा दिया जाता है और पता नहीं चलता है। मैं चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के दर्शकों को कम से कम यहाँ बैठे लोगों को बताएं कि वो कितना कठिन केस था जिसे आपने सॉल्व किया। आपने एक पुराने स्मृति के झरोखे में आप ले गए हैं, बिल्कुल उस पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा ही रोचक केस था और मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। बेशक आप, मुझे लगता है आपसे पुरानी मित्रता है और बहुत लंबे समय से इन्होंने बड़ी बड़ी पुराना केस का इन्होंने जिक्र किया है। उस केस में मैं जब वहां पे थाने में जब गया था, मतलब अचानक मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी, तो मैं वहां जब गया, खंडवा की बात आप जिक्र कर रहे थे, खंडवा में जब नई मेरी पदस्थापना हुई थी तो मैं गया था वहां। अचानक देखा कि एक जगह पे एक जो फाइल थी एक आश्चर्यजनक रूप से काफी मोटी थी। मतलब आप सामान्य रूप से थाने का निरीक्षण करते हैं, कोई आकस्मिक से कोई बहुत ज्यादा प्रत्याशित रूप से बड़ी, तो आपको जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या वजह है या किस तरह का केस है। केस के बारे में हमें पूर्व से जानकारी नहीं थी। वो हमने जब पलटा तो पता चला कि 7 साल पुराना एक गुमशुदगी का केस था और उस गुमशुदगी के केस में बहुत बार अलग अलग तरीकों से उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ था, बहुत सारी टीमें लगी थी। और पुलिस में गुमशुदगी का जो केस होता है एक सामान्य सा नियम है, थंब रूल, की अगर 7 साल बाद अगर कुछ न पता चले तो उसको फाइल कर देते हैं ऑफिशियली, जो पुलिस के जो जीपी में जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से, तो उसमें समान तौर पर उसको फाइल हो जाना था अगले 2-3 दिनों में। तो उस दौरान मुझे जिज्ञासा हुई कि आखिर इतनी मोटी फाइल क्यों होती गई, आखिर इतना क्यों इन्वेस्टिगेशन चलता गया। उसको हमने एक जिज्ञासा के तौर पे मैं उसको कार्यालय में बुलाया। जब पन्ने पलटे तो उसमें एक कुछ कई चीजें ऐसी लगी जो मुझे लगता है कि शायद इन बिंदुओं पर जांच हो चुकी है, लेकिन एक नए सिरे से प्रयास किया जाना चाहिए। जब हम लोग उसको लगातार जब जानकारियां निकालते गए तो उसमें कुछ चीजें तय हुई कि एक आउटलाइन है इस केस में कि इसमें ये 6 लोगों से ऊपर कोई बाहर नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई। अचानक 3-4 जगह अचानक रेड किया पुलिस ने। उसमें मुख्य तौर पे उज्जैन, इंदौर, एक खिड़किया एक जगह है बीच में हटा के पास में, और खंडवा, 3-4 जगहों पर करके उसको पूरी जो 6-7 संदिग्ध थे उनको एक साथ पकड़ा गया। जब हम लोग लाए तो जो संभावित आरोपी थे, जो संदिग्ध थे, उनके चेहरे पर बहुत आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा कि भाई 13-14 बार पूछताछ हो चुकी है, अगर पुलिस 7 साल बाद हमसे क्या नया जान लेगी। इतनी बार पूछताछ हो चुकी है, इतनी कमेटी बन चुकी है, इतनी अलग अलग एजेंसी जांच कर चुकी है। हम लोगों ने कहा फिर हम लोग कोशिश करते हैं। उसमें जब पूछताछ हुई उसमें एक खास बात थी कि जिस व्यक्ति की गुमशुदगी थी वो एसडीओ रैंक के अधिकारी थे, फॉरेस्ट के सब डिविजन ऑफिसर थे। और उसमें उनकी खास बात है कि उनकी पत्नी ने एक दूसरे व्यक्ति की शादी कर ली जो वहीं घर पे काम करता था। तो ये थोड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन इस बिंदु पे काफी बार जांच हो चुकी थी। जब हम लोगों ने तमाम चीजों को पलटा, लोगों से पूछताछ की, बार बार शक की सुई, बहुत सारे तथ्य बताते थे, लेकिन 7 साल बाद हमारे पास कोई सुराग नहीं था कि हम बता सकें कि कौन सा व्यक्ति इसमें मुलजिम है। तमाम तथ्यों के बावजूद उसमें अचानक बात करते करते जब हम लोग और जब पूछताछ करते रहे तो इसमें वो बच्चे थे, 2 बच्चे थे जो महिला के साथ थे, जो अभी नए घर में जहां थे वहां उनके साथ रहते थे। उसमें एक बच्चे से जब आराम से जब पूछताछ हो रही थी तो उस बच्चे ने एक ऐसी लाइन बोली जिसने हम सबको चौंका दिया। उसका कहना था कि जब हमारे नए जो पापा हैं जब गुस्साते हैं तो ये बोलते हैं कि तेरा वही हाल करूंगा जो तेरे बाप का किया था। तो एक 7 साल के बच्चे की ये बात 8 साल की एक सबके लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि बच्चा कोई जानबूझ के या कोई रच करके कोई कहानी नहीं कर सकता। हम लोगों ने फिर और उस बिंदु पे पूछताछ की, महिला से पूछताछ की। अंततः महिला ने स्वीकार किया कि ये बात सही है। 7 वर्ष पूर्व हम लोगों ने प्लान किया, मेरा शादी का प्लान बना, एक रेस्ट हाउस में वहां पे ले गए, वहां पर ले जाकर के प्लांट था, प्लांट तरीके से एक हाथ में छोटा सा रस्सी और जिसमें गांठ बन जाती है, उसको बैठे बैठे जब चाय पी रहे थे तो अचानक किसी ने पीछे से डाल दिया चेयर पर। साथ में 1-2 लोग थे जिन्होंने उसको पैर को खींचा और फिर गला घोटकर हत्या हो गई। उसके बाद इन लोगों ने ले आकर के उस व्यक्ति को बीच में गाड़ी पे बिठाया, स्कूटर पर, रात की घटना थी,
और ले जाकर के एक ऐसी जगह पे डाल दिया जो कि एक वहां पे पुल बन रहा था। आप नेशनल हाईवे 12A जाएंगे, स्टेट हाईवे 12A जाएंगे, जो खिरकिया और हरसूद के बीच में है। उस जगह पे एक बहुत बड़ा पुल है। उस पुल के नीचे, उसमें जब निर्माणाधीन था, डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल के चले आए। बाद में जब निर्माण कार्य होने लगा तो उसके ऊपर पुल बन गया, सड़क बन गई और पूरी चीजें हो गई। अब वो बड़े मुस्कुराते हुए गुजरते थे, जो भी मुलजिम थे जब वहां से गुजरते थे, कि अब इतना नीचे तक कैसे पहुंच सकते हैं। बहरहाल पुलिस को ये बात पता नहीं थी। जब हम लोगों ने पूछताछ की तो ये तो पता चला कि महिला ने एक्सेप्ट किया। जब दूसरे व्यक्ति से पूछताछ हुई जो कि सहभागी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। अंत पुलिस ने थोड़ा और प्रयास किया, फिर धीरे धीरे बात उन लोगों ने भी कबूल की कि हाँ हमने किया तो है, लेकिन सिर्फ इतनी बात नाकाफी थी चीज को स्थापित करने के लिए। इसलिए कि अगर इतने सालों बाद अगर आपका कोई प्रमाण नहीं है, आप कुछ ढूंढ के नहीं ला सकते, तो फिर पुलिस का बयान का कोई मतलब नहीं है। जब आप कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन होगा, जब ट्रायल चलेगा, तो सिर्फ इतनी बातों का कोई भी मतलब नहीं है। तो उसके बाद फिर पुलिस ने और प्रयास किया, फिर ले गए, आरोपियों से पूछताछ की। अंत आरोपियों ने बताया, जब ठीक से पूछताछ हुई तो आरोपियों ने बताया उसमें कि इस जगह पे हमने किया था और इस जगह याद है कि यहाँ पे पुल बन रहा था और यही इस इलाके का सबसे बड़ा पुल है। पुलिस ने 4 जेसीबी लगा दिए, रोड को डाइवर्ट कर दिया, खुदाई चलने लगी। करते करते 18 फीट तक खुदाई हो गई। सारे, मुझे लगता है कि उसमें नेशनल जितने चैनल से और जितने सभी लोगों ने लाइव किया, और उसमें बहुत बड़ी बात छिपी थी दांव पे पुलिस की साख। या तो अगर कुछ होता तो पुलिस को वाहवाही मिलती और नहीं तो बहुत बड़ी आलोचना का सामना करना था। 17-18 फीट तक खुदाई हुई। पहले दिन हम लोगों ने देखा कुछ नहीं मिला वहां पे। शाम को होने लगे कि पुलिस लोगों को परेशान कर रही है, सबको उठा के लाई है, डाइवर्ट कर दिया रोड, सड़क की खुदाई कर दी। और पुलिस निश्चित तौर पे, अब हम लोगों ने कोशिश को और तेज किया, लेकिन उस समय तक कुछ भी नहीं था। लेकिन हम लोग को भरोसा था कि आरोपी सही है, हम लोग तक पहुंचेंगे। फिर हम लोगों ने पूछताछ की। अल्टीमेटली जब उसने फिर अगले दिन सुबह जब खुदाई की तो उसमें एक 3-4 फीट खुदाई के बाद, लगभग 21 फीट नीचे जमीन के खुदाई के बाद एक कंकाल मिला वहां पे। और इस दौरान चूंकि पूरे यहाँ पे सारे मीडिया में, प्रदेश के भी सारे मीडिया में आ रहा था, तो उस दौरान वहां के उनके परिवार के लोग भी थे। हम लोगों ने उसका डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट करने के साथ ही उसमें 100% डीएनए मैच किया। फिर हम लोगों ने ट्रायल किया और फिर उसमें 5 लोग जो उसमें मुलजिम थे उनको उसमें अभियुक्त बना करके उसको चिन्हित करके कार्रवाई की। और अगले 3 महीनों में उसका फास्ट ट्रायल कराया और उसमें 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। तो आप सोचें कि 7 साल पुराना मामला, 7 साल पुराने मामले में व्यक्ति को एक पुल के नीचे 21 फीट नीचे दबा दिया गया। उसके नीचे लाखों लोग ऊपर से गुजर चुके। 7 साल बाद कोई सबूत नहीं, कोई कंप्लेनेंट नहीं, और 7 साल बाद उसको निकाल दिया गया। और न सिर्फ निकाला गया बल्कि 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। अभी 5 लोग खंडवा के जेल में बंद हैं। सर शायद इसीलिए कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून के हाथ लंबे तो सुने थे, पुलिस के हाथ भी बड़े लंबे हो गए। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार ऑडियंस अधिकारी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है माफियों के खिलाफ, और कल भी ये देखा गया था कि जब बीसी के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने एक अलग ही अंदाज में आप लोगों की तारीफ की थी कि ये मैं हूं, ये मेरे अधिकारी हैं और इंदौर से माफिया मुक्त नजर आ रहा है। लेकिन कितनी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है जब आप किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं, क्योंकि माफिया जब शब्द आता है तो कहीं ना कहीं वो उस राजनेता से जुड़ा होता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़ा होता है, वो एक बड़े अधिकारी से जुड़ा होता है। तो कितनी परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर अभियान चल रहा है, हर जगह इसमें बड़े लेवल चलाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि इंदौर ने उसमें काफी अच्छी बढ़त बनाई है। जब आप कार्रवाई स्पष्टता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ करते हैं तो इस तरह की कोई भी चुनौती नहीं आती, बल्कि हम कहें कि इस तरह की कार्रवाइयों के लिए आपको अभूतपूर्व समर्थन मिलता है, आपको सहयोग मिलता है। आप देखें तो इंदौर में जितनी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं लगभग 6-7 महीनों में, और अभियान चलने के बाद इसमें तेजी आई है पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से, वो अभूतपूर्व है। इसमें हजारों लोगों को न सिर्फ राहत मिली बल्कि माफिया ही क्यों, हर तरीके के आप देखें, चाहे ड्रग माफिया, ड्रग की हम बात करें, देश के सबसे बड़े ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त किया है पुलिस ने। एक ऐसा नेटवर्क जिससे जुड़े हुए जो अपराधी थे
वो इस स्तर के थे, आप समझ सकते हैं। जब आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, वो एक अंतर्राज्यीय गैंग था जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पुलिस ने रेड किया। इंदौर के 70 करोड़ के ड्रग्स को पकड़ा। जिन आरोपियों को पकड़ा गया, पता चला कि पहले वो गुलशन कुमार हत्याकांड में आरोपी रह चुके हैं, कोई बॉम्बे बम ब्लास्ट में आरोपी रह चुका है। यानी आरोपी इस स्तर के थे, इस तरीके के ऑर्गेनाइज ढंग से काम कर रहे थे। उसको पुलिस ने अगर किया तो निश्चित तौर पे एक बेहतर सूचना तंत्र, एक बेहतर उसमें अपने प्रोफेशनल मेहनत के कारण, एक व्यावसायिक दक्षता मेहनत के कारण, और साथ ही साथ इन चीजों में जो स्थानीय तौर पर जब मुद्दे बोल रहे हैं उसमें बहुत सारा समर्थन विरोध की बात और चुनौती की बात है। मुझे लगता है कि इस तरह की जब कार्रवाई करते हैं तो आपके हाथ लगातार मजबूत होते हैं और बेहतर ढंग से आप करते हैं। सर, एक सवाल मेरे जहन में लगातार आता है कि पुलिस, लोग पहले डरा करते थे पुलिस से, लेकिन अब पुलिस बड़ी कैजुअल होके मिलती है, आम लोगों के साथ में कैजुअल हो गई है। तो पुलिस एक काउंसलर के रूप में क्यों नजर आने लगी? क्या काउंसलिंग वाकई में काम आ रही है? क्या इनका रिहेबिलिटेशन, जिस तरह की मुहिम आपने शुरू की थी, एक हेल्प डेस्क बनाई थी शोषित महिलाओं के लिए, इज इट रियली वर्किंग? आप जब कार्यक्रम के शुरू में परिचय दे रहे थे तो उसमें एक बात का आपने जिक्र किया जो मैं बताना चाहूंगा। आपने बताया एक स्वावलंबन डेस्क का आपने जिक्र किया था। हम लोगों ने देखा कि महिलाएं जब आती हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार रहती हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो परेशान होकर के आती हैं, और हम अगर उनके मामलों का एक वैधानिक निराकरण कर भी दें तो चौराहे पर खड़ी नजर आती हैं। उनकी आर्थिक स्वायत्तता नहीं है। ऐसे में पुलिस ने स्थानीय एनजीओ की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से इंदौर में सहयोग करने की एक बेहतर प्रवृत्ति है। लोग इस तरह की आपात स्थिति में आगे आते हैं, जैसे हमने कोरोना के काल में भी देखा। तो इसमें पुलिस ने आह्वान किया, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज को जोड़ा, और इसका परिणाम यह हुआ कि जो महिलाएं जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, एक मां अहिल्या स्वावलंबन डेस्क बनाया गया, जिसमें ऐसी महिलाओं को जो घरेलू हिंसा का शिकार हैं, वहां पे जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको जरूरत होती है, पुलिस उनको ट्रेनिंग करा करके और उनके माध्यम से उनको रोजगार देती है। ऐसी कई दर्जन महिलाएं अभी वर्तमान में उनके माध्यम से रोजगार पाई हुई हैं, और एक नया प्रयास है पुलिस का। हो सकता है ये प्रोफेशनल व्यावसायिक दायित्व न हो, लेकिन पुलिस ने उससे आगे बढ़कर एक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को निश्चित तौर पे एक सामाजिक उत्तरदायित्व, एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ साथ काम करना चाहिए, और साथ साथ जनता से जुड़ने की जहां तक बात है, तो पुलिस जो है अकेले एक एलूफ में, एक अरण्य में काम नहीं कर सकती। उसका अस्तित्व तभी तक है जब वो एक जनता के बीच में एक सौहार्दपूर्ण ढंग से, आम आदमी की भावनाओं से समानुभूति के साथ, इंपैथी के साथ काम करे, तभी जाकर के उसकी सफलता और असफलता को हम तय कर पाएंगे। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, चूंकि अभी आपने कोरोना काल का जिक्र किया, हमने देखा कोरोना काल में पुलिस की तस्वीर, पुलिस की छवि कुछ हद तक बदल गई। हमने एक इमोशनल पार्ट पुलिस का देखा, चाहे वो लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, या उन तक खाना पहुंचाना हो, या उनकी दवाइयों के लिए मदद करना हो। पुलिस की छवि लगभग पूरी तरीके से बदल गई, लेकिन आज भी वो कंफर्ट लेवल पब्लिक क्यों फील नहीं कर पाती पुलिस के साथ? वो जुड़ाव क्यों महसूस नहीं कर पाती कि लगे कि नहीं, बिना किसी झिझक के आप पुलिस से जाकर अपनी बात रख सकते हैं? ये आप सही करें कि पिछले, अगर हम एक एजेंसी ने जिक्र किया था, पूरे अखिल भारतीय सर्वे था, उसमें यह था कि पिछले अगर हम 30 सालों का जिक्र करें, पूरे किसी खास शहर का नहीं, पूरे देश भर का सर्वे था, उसमें पुलिस के प्रति लोगों का जो नजरिया था सबसे बेहतर था जो पिछले कोरोना काल में जो पुलिस की भूमिका रही। हम आपको एक इसमें तथ्य बताना चाहूंगा, पूरे देश में लगभग 3 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें प्रभावित हुए। लगभग 950 के आसपास पुलिसकर्मी शहीद हुए इस कोरोना काल में। स्वास्थ्यकर्मी 400 शहीद हुए। उसमें ये कोई तुलना नहीं है, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि चूंकि पुलिस एक फ्रंट पे काम कर रही है, एक आगे कर रही है, तो उसके इससे प्रभावित होने की संभावना भी ज्यादा थी। तो निश्चित तौर पे उसमें आगे बढ़ करके हर चुनौती से और निपटने के लिए पुलिस ने लगातार काम किया है। जहां तक लोगों से जुड़ने की बात है, काफी हद तक लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। पुलिस के प्रति भी लगातार हम लोग सक्रिय रहते हैं। पुलिस भी काफी उन लोगों के लिए संवेदनशील है। कुछ हो सकते हैं मुद्दे, कुछ जगह हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है उस समाज का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम देखेंगे, अगर केरला के एक गांव की पुलिस, एक उत्तरांचल की पुलिस, एक एमपी की पुलिस, क्योंकि जितने भी वहां जो काम करते हैं, जितने भी लोग वहां आते हैं, वो उसी समाज से 90% लोग होते हैं, उसी आसपास के परिवेश से।
आप उत्तरांचल की पुलिस अगर देखेंगे तो वहां पे कई बार वहां पे जाड़ों में थाने बंद कर दिए जाते हैं, वहां पे जरूरत नहीं होती, वहां कोई क्राइम नहीं होता, वहां पे जो रेवेन्यू अफसर होते हैं वही पुलिस का भी काम देखते हैं, जो पटवारी होते हैं। यहां पर जो है स्थिति हर जगहों पे अलग अलग चैलेंज है, उत्तर प्रदेश में अलग तरह की चुनौतियां हैं। तो पुलिस जो है अपनी बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसमें निश्चित तौर पे करती है, लेकिन हमारा पूरा पुलिस का रहता है कि अगर किसी ने तो यानी कि जो अच्छाइयां और बुराइयां समाज में है वो पुलिस में भी निश्चित तौर पे उस अनुपात में होंगी, लेकिन एक अनुशासित बल होने के कारण पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए उसके मद्देनजर हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर किसी भी तरह के कानून के अतिक्रमण की बात आती है पुलिस की तरफ से, किसी भी तरह का लगता है कि अगर अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, अपने एक जो लक्ष्मण रेखा उसको पार करे, तो उस पर कार्रवाई होती है। पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा लोग देखेंगे जो सजा देने की बात है, जो इनाम देने की बात है, दोनों चीजें सबसे ज्यादा हैं। इसलिए कि अगर संज्ञान में आती है तो उसको उस पर जो कार्रवाई होती है वो भी उतनी ही तेज होती है। सर, आपने इतना वक्त दिया और अपने बिजी शेड्यूल से लोगों को अवेयरनेस पहुंचाई। एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस चीज को समाप्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर हम स्वच्छता में नंबर 1 रहे, क्या इंदौर शहर भयमुक्त हो जाएगा और नंबर 1 होगा? इस बात की उम्मीद हम लगा सकते हैं सर? निश्चित तौर पे इंदौर सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर भी होगा और उस तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए कि आप देखेंगे 3-4 चीजें होती हैं जो चीजें तय करती हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी ऑफेंस है, जो महिलाओं की सुरक्षा है, जो पुलिस की एक सकारात्मक भूमिका है। एक अगर सारे मुद्दों पे देखें तो प्रॉपर्टी ऑफेंस में हम देखेंगे समान तौर पे किसी भी शहर में आबादी बढ़ने के साथ ही अपराध भी उस अनुपात में बढ़ते हैं। लेकिन आप इंदौर के अगर हम कुछ साल के 2-3 सालों के आंकड़ों को देखें तो लगातार प्रॉपर्टी ऑफेंस जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनमें गिरावट आई, अपराधों में गिरावट आ रही है। यानी पुलिस का खौफ जो है अब अपराधियों तक पहुंच चुका है। नए नए प्रयोग भी किए गए, जो घरों को तोड़ा गया, जो अपराधियों के साथ जो पुलिस ने जो तेजी से सख्ती कार्रवाई की, मामलों को चिन्हित किया, सजा दिलवाई गई, जो तमाम चीजें उसका एक संयुक्त असर रहा। तो एक उसके कारण देखेंगे महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है। यहाँ पे बहुत सारी हेल्पलाइंस बनाई गई हैं, संजीवनी जैसी हेल्पलाइन जो कि बच्चों और महिलाओं के प्रति एक संवेदनशीलता का एक उदाहरण है, जिसमें हम लोग आगे बढ़कर के पुलिस एक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत काम करती है। तो इन सारे मुद्दों को देखें तो पुलिस न सिर्फ व्यावसायिक दक्षता से बल्कि पर्याप्त संवेदनशीलता के साथ भी काम कर रही है। और मुझे लगता है कि किसी भी शहर को एक बेहतर ढंग से सुरक्षित बनाने में इन चीजों की एक बड़ी अहम भूमिका होती है और पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो सरोकार की बात सिर्फ इतनी है कि पुलिस आपकी दोस्त है और पुलिस आपकी मदद के लिए है। सर, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Partners, Kautilya Academy, Indore, IAS, IPS, MPPSC, Royal Ratan by Sacha Moti, Oxford International College, Indore, ORO Real Estate Private Limited, Build a Better Tomorrow, Print Partner,